ड्रामा के स्टार्टिंग में हम अपने मेन लीड ली और जिया को देखते हैं। जिया ली से कह रही थी कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए, और काफ़ी सैड भी लगती है। ली कह रहा था कि तुम तो मेरी खुशी चाहती हो ना, चलो बताओ मेरे लिए कौन सी लड़की सही रहेगी एज अ गर्लफ्रेंड। तो जिया गुस्से में मुड़कर कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा सही लड़की तुम्हें कभी मिलेगी। और इतना कहकर वो गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा रही थी। गाड़ी में देखते हैं कि जिया काफ़ी सैड थी और रोने लग जाती है एक पास्ट के सीन को याद करते हुए कि जहाँ पर ली ने उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था और वो उसी ब्रेसलेट को देखकर रोने लग गई थी। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब जिया अपनी कंपनी से बाहर निकली तो वो ली का किया हुआ मैसेज देख रही थी, जहाँ पर उसने पूछा था कि क्या मैं तुम्हें कंपनी से पिक करने के लिए आ जाऊँ, और जिया ने उस पर मना कर दिया। और जिया इसी को लेकर सैड थी कि काश उसने ऐसा रिएक्ट नहीं किया होता। और तभी उसका सीनियर वहाँ पर आता है और पूछ रहा था कि क्या हुआ, तुम घर क्यों नहीं जा रही हो, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। लेकिन तभी ली की गाड़ी वहाँ पर आ जाती है और जिया उसे देखकर काफ़ी खुश हो गई थी और अपने सीनियर को सॉरी बोलकर ली की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। फिर ली जिया से पूछ रहा था कि ये कौन है, तो जिया बताती है कि ये तो मेरे सीनियर हैं। तो ली फिर पूछता है क्या इनकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, जिस पर जिया पहले हैरान होती है और फिर मना करती है कि नहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं है और इससे तुम्हें क्या लेना देना। तो ली बोलता है कि नहीं ये काफ़ी हैंडसम है ना। तो ये सुनकर अजीब लगा कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। अगले सीन में अब वो दोनों घर पर आ चुके थे, जहाँ पर जिया ली को अपना 33rd मैरिज एग्रीमेंट देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें 33 टाइम्स प्रपोज कर चुकी हूँ, लेकिन तुमने हर बार मुझे रिजेक्ट किया है, क्या तुम अभी भी यही करोगे। तो ली उस एग्रीमेंट को पकड़ता है और उसे स्लीपर्स पहनने के लिए दे रहा था और कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और तुम मेरी बहन हो और तुम मेरे से एज में भी छोटी हो। यहाँ हमें पता लगता है कि हमारा हीरो ली जिया के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं लेता, लेकिन जिया ली को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो उसे प्रपोज भी कर रही थी, लेकिन ली उसे रिजेक्ट कर देता है ये कहकर कि तुम्हारी अभी पढ़ने की उम्र है और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कॉलेज देखने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए ना कि मुझ पर। जिस पर जिया बोलती है कि ये हर बार कोई ना कोई जोक बनाकर मुझे रिजेक्ट ही कर देता है। अब ली यहाँ से जाने लगा था तो पीछे से जिया बोलती है कि मुझे आज मास्टर बेडरूम में सोना है। तो ली कह रहा था कि मास्टर बेडरूम में सिर्फ एक ही बेड है, तुम कहाँ सोओगी भला, या फिर मैं कहाँ सोऊंगा। तो जिया बोलती है कि हम दोनों एक साथ क्यों नहीं सो सकते। जिस पर ली कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जिया को खींचकर दीवार की तरफ कर देता है और उसके काफ़ी क्लोज भी आ गया था। जिया को लगा कि ली तो उसे किस करेगा, तो इसलिए वो अपनी आइज़ क्लोज करके उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अब ली ने तो जिया को कोई भी किस नहीं करी थी, उल्टा वो उसकी नोज़ पर टच करता है और कह रहा था कि तुम अभी बच्ची हो, मैच्योर बनने की एक्टिंग मत करो, और ये सब तुमने सीखा कहाँ से। जिया कुछ भी नहीं कह पाती और अब ली जिया को एक डिनर पर ले आता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि हमारा हीरो ली एक प्रोसिक्यूटर है और डिनर पर उसकी एक क्लाइंट भी आई हुई थी जो अपनी बातें बता रही थी कि कैसे वो अपनी फैमिली को डील कर रही है। तो जिया को गुस्सा आता है और वो इरिटेट भी हो रही थी कि ली तुम मुझे ये किस तरह के डिनर पर ले आया हो। तो ली बोलता है क्या तुम नहीं देख पा रही, मैं डेट पर आया हूँ। ये सुनकर जिया हैरान होती है कि सब क्या बोल रहा है। अब वो दोनों कार में थे, जहाँ पर जिया ली से कहती है कि तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना, क्या तुम मुझे अवॉइड करना चाहते हो। तो ली कहता है कि नहीं, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, तुम दिशा भटक रही हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं कि मेरी खुशी किस चीज़ में है और अब हम कहाँ जा रहे हैं। बताते हैं कि आज मेरी टीम की डिनर पार्टी है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। अब वो टीम डिनर पार्टी में पहुँच गए थे, जहाँ पर ली की काफ़ी खास दोस्त जिसका नाम जियंग है, वो ली से काफ़ी चिपक के बैठी हुई थी और सभी उन्हें चीयर्स कर रहे थे क्योंकि लास्ट केस उन दोनों ने साथ में मिलकर जीता था। जियंग तो ली के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रही है, तो वो उसकी काफ़ी क्लोज थी। ये देखकर जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल करके बैठी रहती है। लेकिन अब बाकी के पार्टनर्स ली और जियंग को चीयर्स करते हुए कहते हैं कि तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो वगैरह वगैरह, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए ऐसे वैसे। जिया को तो अब बर्दाश्त ही नहीं होता, वो गुस्से में खड़ी होती है और कह रही थी कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ली उसे रोकता है और खुद भी उठ गया था। तो जियंग ली को बोलती है कि अगर तुमने पार्टी छोड़ दी तो ये ख़राब हो जाएगी, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो ली रुक जाता है और जिया बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं घर आराम से चली जाऊँगी, तुम पार्टी को एंजॉय करो। और अब वो यहाँ से चली गई थी। घर पर जिया को दिखाते हैं जो गुस्से में अपने बेड पर बैठी थी और मैसेज का इंतज़ार करती है कि ली अभी तक यहाँ पर नहीं आया, ये काफ़ी लेट हो चुका है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तभी जिया के फ़ोन में ली की एक लड़की के साथ फ़ोटो आई थी और एक मैसेज भी जिसमें कि लिखा था कि मैं जानती हूँ तुम ली को पसंद करती हो, लेकिन अब मैं ली को तुमसे चुरा लूँगी। ये देखकर जिया काफ़ी घबरा जाती है और एंग्जाइटी के कारण बेड से नीचे उतरकर बैठ गई थी कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और ली अंदर आ जाता है। जिया की ऐसी हालत देखकर घबरा गया था कि क्या तुम ठीक हो सिस्टर। जिया बोलती है कि ये तो ली का परफ्यूम है, क्या ली तुम यहीं पर हो। वो उसे टच करती है और गुस्से में खड़ी होती है कि तुम मुझे बहन बहन मत करो। तो ली कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर ही तो हूँ। फिर वो धक्का मार कर ली को बाहर करती है कि मैंने तुम्हें कभी भी ब्रदर की तरह एक्सेप्ट नहीं किया, और दरवाज़ा लॉक करके रोने लगकर कहती है कि तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करना चाहते, तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों करते हो। ली कहता है कि जब तुम्हें भूख लगेगी तो खाना खा लेना, मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। 3 दिन बीत चुके थे जहाँ पर ली ने जिया से कोई बात नहीं करी। फिर जिया के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है जो फर्दर स्टडी को लेकर थी कि वो 3 साल के लिए बाहर स्टडी कर सकती हैं। तो जिया मन ही मन सोचती है क्या ली अभी भी मुझसे गुस्सा है। तभी ली बोल पड़ता है कि तुम जो भी कहना चाहती हो कह सकती हो। तो जिया उस नोटिफिकेशन के बारे में ली से कहती है और पूछ रही थी क्या ये सही होगा कि मैं 3 साल के लिए तुमसे दूर हो जाऊं। ली बोलता है कि अगर तुम पढ़ने के लिए जाना चाहती हो तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, मुझे लोकेशन और टिकट्स के बारे में बता दो, मैं तुम्हारे लिए करवा दूंगा। तो जिया बोलती है क्या तुम्हें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा कि हम 2-3 साल तक नहीं मिलेंगे। ली बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर और करियर सबसे पहले है। फिर जिया थोड़ा सोचकर बोलती है कि ये 3 साल की बात है, कुछ नहीं पता कि मैं वापस आऊँगी या भी नहीं। मुझे पता है तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं एक बार पूछना चाहती हूँ क्या इन 3 सालों में भी तुम्हारा जवाब यही होगा कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ली बोलता है कि तुम मेरे दोस्त की सिस्टर हो, यानी कि मेरी भी सिस्टर। ये सुनकर जिया नम रह गई थी और थोड़ा ब्रेक लेकर वो गुस्से में खड़ी होती है और ली को किस कर देती है, जिस पर ली कुछ नहीं कह पाता। थोड़ा टाइम बीतता है और हम जिया को देख पाते हैं जो बीजिंग में थी और जिंगचैंग यूनिवर्सिटी से अपनी फर्दर स्टडी कर रही थी। वो ली को अभी भी मिस करती है। अपनी फ्रेंड से कॉल पर ली को लेकर ही बात कर रही थी। उसकी फ्रेंड पूछती है क्या ली ने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया या वो मिलने नहीं आया। तो जिया बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ली मुझे लेकर फीलिंग्स ले। मैं बस चाहती थी कि हमारी दोस्ती कड़वी ना हो, इसलिए मैंने उसे दूर रहने का फ़ैसला लिया। अब पता नहीं ये किस्मत हमें किस मोड़ पर ले जाएगी। कॉल कट होता है और तभी ली का भी कॉल आ गया था। जैसे ही कॉल पिक किया तो ली जिया को कहता है कि पीछे मुड़कर देखो। अब जिया पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सामने ली दिखता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। वो जाकर ली को हक कर लेती है और ली भी जिया को हक कर लेता है। जिया फिर ली से पूछती है क्या तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए हो। ली जिया की बात का रिप्लाई नहीं करता, उल्टा कहता है कि बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए, इसलिए मैं डिनर पर चलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ और ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। लेकिन जिया मना करती है कि कल ही मेरी इंटर्नशिप की सैलरी आई है तो ये ट्रीट मैं अपनी तरफ से दे देना चाहती हूँ। वो दोनों डिनर करने के लिए चाह ही रहे थे कि जिया ली से पूछती है क्या तुम और कोई काम के लिए भी यहाँ पर आए हो और तुम कब तक यहाँ रहने के लिए हो। तो ली बोलता है कि मैं तो कल ही वापस जा रहा हूँ और मैं तुमसे एक और काम के लिए मिलने आया था। तो जिया पूछती है कि वो क्या काम है। तो ली बताता है कि तुम्हारी फैमिली चाहती है कि तुम ब्लाइंड डेट पर जाओ और कल तुम्हें उस लड़के से मिलने के लिए जाना ही होगा। ये सुनकर जिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम ये कह भी कैसे सकते हो, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, मेरी फैमिली ने तुम्हें कहा और तुम यहाँ पर मुझे ये कहने के लिए आ गए। वो ली के ऐसे लुक को देखकर खुद से बात करते हुए कहती है कि मुझे ली का ये लुक बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि मैं बच्ची हूँ, वो मुझे एडल्ट की तरह ट्रीट क्यों नहीं करता। और बोलती है कि तुम तो अच्छे से जानते थे ना कि मैं तुम्हें लेकर फीलिंग्स लेती हूँ, लेकिन तब भी तुम अनजान बने रहे और हमारे बीच तो किस भी हुई थी। उस किस के बावजूद तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं किसी और लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर चली जाऊँ। तुम्हारी गलती है कि तुमने अपने आप को मेरा भाई समझ लिया। मैंने तुम्हें कभी भाई की तरह नहीं देखा और अब मुझे अकेला छोड़ दो। ली उसे समझाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन वो अब किसी की नहीं सुन रही थी और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब नेक्स्ट डे हम फिर से जिया को देखते हैं जो ब्लाइंड डेट पर आ चुकी थी, जबकि उसका कोई मन नहीं था और सामने से अपने सीनियर को आता हुआ देखती है और कह रही थी सीनियर क्या ये आप हो। सीनियर वहाँ बैठ जाता है और जिया को अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिया बोलती है कि मैं आपके बारे में पूरा जानती हूँ, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीनियर
डायरेक्टली बोल देता है कि जिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिया हक्की बक्की रह गई थी और कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी ज़रूर, लेकिन अभी ये सही टाइम नहीं है और मैं अपनी फैमिली को कहूँगी वो आपको प्रेशराइज़ ना करें। तो सीनियर बोलते हैं कि फैमिली ये कहाँ से बीच में आ गई। तो जिया बोलती है क्या मेरी फैमिली ने आपको नहीं बोला ब्लाइंड डेट पर आने के लिए। तो सीनियर मना करता है कि नहीं, मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे तो तुम्हारे भाई ने कहा है जो कि तुम्हें उस दिन गाड़ी में पिक करने के लिए आया हुआ था। जिया समझ जाती है कि सीनियर यहाँ पर ली का जिक्र कर रहा है और वो सीनियर को कहती है कि हमें इस बारे में बाद में बात करनी चाहिए और यहाँ से जाने लगती है। जिया को काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो ली को कॉल लगाती है, लेकिन ली कॉल पिक नहीं करता। आगे से तो कोई लड़की बात कर रही थी कि तुम ली से जो भी काम है मुझे बता दो, मैं ली को इन्फॉर्म कर दूँगी। ये देखकर जिया को तो और भी गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि कहीं ये ली की गर्लफ्रेंड तो नहीं, और वो घर जाकर ली से बात करती है कि ली क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ली साफ मना करता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो जिया मन में सोचती है कि ली तो मुझसे कभी भी झूठ नहीं कह सकता। इसका मतलब वो भी सच था कि जब ली ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं लेता। अब जिया ली से कह रही थी कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने एडल्ट होने के बाद तुम्हें प्रपोज़ क्यों नहीं किया। ली बोलता है कि नहीं। तो जिया बताती है कि तुम मुझे एक छोटी बच्ची मानते हो, अब मैं एडल्ट हो चुकी हूँ, मुझे पता है अपनी फीलिंग्स पर कैसे कंट्रोल करना है और कैसे एक्सप्रेस करना है। क्या तुम मुझे एक चांस दोगे और क्या तुम अब तैयार हो मेरी फीलिंग्स को फेस करने के लिए। पहले तो ली चुप कर जाता है, लेकिन जब जिया उसे बार बार बोलती है कि मुझे चांस की ज़रूरत है तो ली मान जाता है। ये सुनकर जिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। ली कहता है कि अगर तुम सच में ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारी फीलिंग्स में हर्ट ना कर दूँ। लेकिन जिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे तो बस एक चांस की ज़रूरत थी। ली यहाँ से चला जाता है। वहीं हम जिया के भाई को देखते हैं जो जिया के पास आकर पूछ रहा था कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। जिया को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिया उल्टा ये बोलती है कि फाइनली उसे ली को प्रपोज़ करने का एक और मौका मिल गया। तो उसका भाई बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में एक और बार सोच लेना चाहिए। जिया बोलती है कि मैंने सोच लिया। अब नेक्स्ट डे जब ली अपने ऑफिस चला गया, जिया पीछे से सोचती है कि मैंने ली को इतने सारे मैसेज किए हैं, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। तभी उसका भाई डोंग वहाँ पर आकर कहता है कि वो तो ऑफिस चला गया है, मुझे उसका लंच लेकर वहाँ पर जाना है। तो जिया कहती है कि मैं खुद से ही उसका लंच तैयार करके ऑफिस चली जाऊँगी। और अगले ही सीन में जिया ऑफिस पहुँच गई थी और उसके हाथ में टिफ़िन भी था। ली उसके पीछे से ही गुजरता है। जिया उसे आवाज़ लगा रही थी लेकिन ली उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है। जिया फिर उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तो ली बोलता है कि तुम्हें चांस चाहिए था ना, यही तो है तुम्हारा चांस। जिया को कुछ समझ नहीं आता और वो थोड़ा अपसेट हो गई थी ली के ऐसे बिहेवियर को देखकर, और वो ली के हाथ में टिफ़िन देते हुए कहती है इसमें तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेज़ हैं। लेकिन ली उस टिफ़िन को लेकर डस्टबिन में डाल देता है। ये देखकर जिया तो और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि ली ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, और वो उस टिफ़िन को निकाल कर वापस घर आ गई थी। जिया जब घर आई तो वो उसी टिफ़िन को लेकर बैठी हुई थी और रो भी रही थी। पीछे से डोंग आकर जिया से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें ली नहीं मिला या उसने तुम्हें बुली करने की कोशिश करी। जिस पर जिया मना करती है और कह रही थी कि मैं काफ़ी थकान महसूस कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे सोना चाहिए। और इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वो ली के बारे में ही सोच रही थी और हद से ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। ड्रिंक करने के कारण उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सीन कट होता है। अगले ही पल हम जिया को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसे होश आई। इसके सामने डोंग बैठा हुआ था। जिया डोंग से पूछती है कि भाई मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे क्या हुआ। डोंग उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी और तुम बेहोश हो गई थी, तभी मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। लेकिन अब टेंशन की बात नहीं है और तुम अब ली के बारे में मत सोचना। जिया पूछती है कि ली है कहाँ पर। डोंग कहता है कि उसे तो तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं, ना ही वो तुमसे मिलने यहाँ पर आया, ना ही उसने पूछने की कोशिश करी। जिया को भी अजीब लगता है और फिर वो अपने भाई से पूछती है क्या ली की कोई गर्लफ्रेंड है। डोंग हिचकिचाते हुए हामी भर देता है, जबकि ली की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। उसे लग रहा था कि मेरी बहन की तबीयत ली की वजह से ख़राब हुई है, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि उसकी बहन को बचाने का यही एक तरीका है। अब डोंग जिया को लेकर घर आ जाता है और ली का कॉल डोंग के पास आया हुआ था। तो डोंग उसे चिल्लाकर कहता है कि मेरी बात अब तुम कान खोल के सुन लो, मेरी बहन से दूर रहना। आज जो उसकी ये हालत हुई है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। कल वो रोते रोते घर आई थी, पता नहीं तुमने उसके साथ क्या किया और ना ही उसने मुझे कुछ बताया। उसके बाद उसने इतनी ड्रिंक कर ली कि उसकी हेल्थ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर का कहना है कि अगर वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आई तो उसकी जान भी जा सकती है।
उसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो गए हैं। अब तुम मेरी बहन के आसपास भी मत दिखना। मैं जानता हूँ तुम मेरी बहन को पसंद नहीं करते, उसे काफ़ी बार रिजेक्ट भी कर चुके हो, लेकिन अब मैं ये और नहीं देखूँगा। पीछे ही जिया खड़ी थी, जो अपने भाई की इतनी केयरिंग बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है कि मेरा भाई मेरे लिए ली के सामने एक चांस मांग रहा है। लेकिन अब वो डोंग को कहती है कि भाई, मैं जानती हूँ तुम मेरे वजह से 3 साल से हम दोनों के बीच में पिस रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। डोंग कहता है कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी लाइफ कभी भी स्पॉइल होने नहीं दूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। अब मासूमियत से भरी जिया डोंग को गले लगा लेती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग डोंग और जिया हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे रिपोर्ट्स लेकर। डॉक्टर बोलती है कि पेशेंट को बता देना कि उसे पैरानोइया है और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। डोंग बता देता है कि डॉक्टर, ये हमारी ही प्रॉब्लम है, आप बताइए इसकी क्योर कैसे हो सकती है। तो डॉक्टर बोलती है कि इसकी क्योर सिर्फ एक ही है, या तो इस लड़की को वो मिल जाए जो ये चाहती है, या फिर इसे सभी से कॉन्टैक्ट तोड़ना होगा। जिया मनी मन सोचती है कि ली तो उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही वो अपनी फैमिली से दूर रहना चाहती है। फिर वो डॉक्टर से पूछ रही थी क्या कोई और तरीका नहीं है। डॉक्टर कहती है कि तीसरा तरीका हिप्नोसिस है, जल्दी से लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते, तुम एक बार सोच लो। तो अब जिया और डोंग रूम की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर जिया अपने ब्रेसलेट को ही देख रही थी और ली को याद करती है। फिर जिया ने अपना सारा सामान पैक कर दिया जो भी उसे ली की याद दिलाता हो। पीछे डोंग आकर पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया। जिया बोलती है कि हाँ, मैं अब अपने आप को ढूंढना चाहती हूँ एक नई दुनिया में ले जाकर, और मैंने हिप्नोसिस को चूज़ कर लिया है। सीन कट होता है ली की तरफ। ली जिया के भेजे हुए मैसेज ही देख रहा था और उसे याद भी करता है। तभी ली की मॉम की कॉल आ जाती है, जो ली को बता रही थी कि तुम्हारी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ यानी कि डोंग यहाँ से जा रहे हैं और जिया भी उन्हीं के साथ जाएगी। फिर वो जिया की सारी प्रॉब्लम के बारे में ली को बता देती है कि कैसे वो हॉस्पिटलाइज रही और उसे पैरानोइया था, जिसका इलाज हिप्नोसिस था, जिसका मतलब जिया अब सबको भूल जाएगी। ये सुनकर ली को अच्छा नहीं लगता। भी कहता है कि मॉम, उसकी इंटर्नशिप भी है ना, शायद वो इंटर्नशिप के लिए भी वहाँ पर जा रही होगी, ज़रूरी नहीं कि वो हमसे दूर जा रही है, आप इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। और फिर मनी मन सोचते हैं कि डोंग ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। और फिर कॉल कट हो जाती है और कॉल कट होने के बाद ली सोच रहा था कि क्या जिया सच में मुझे भूल जाएगी। वो अपनी फीलिंग्स को ही समझ नहीं पा रहा था। इस टाइम उसकी बहुत ही मिक्स फीलिंग थी। अब 2 साल बीत चुके थे, लेकिन ली के दिमाग से अभी भी जिया नहीं गई थी। वो बार बार उसके मैसेज चेक करता और उसकी फ़ोटोज़ चेक करता, लेकिन तभी उसकी मॉम की कॉल आई और कॉल पर उसे पता लगा कि आज जिया की फैमिली ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन उन्होंने हमारी फैमिली को इनवाइट नहीं किया और शायद ये कोई इंगेजमेंट फंक्शन है। ये सुनकर तो ली के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई कि क्या हुआ कि जिया कहीं एंगेजमेंट कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है। मॉम, मैं अभी जाकर वहाँ पर चेक करता हूँ। वो कॉल कट करता है और भागकर एंगेजमेंट में पहुँचता है, जहाँ पर जिया एक लड़के के साथ खड़ी हुई थी। ली उसके पास गया, लेकिन जिया तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसने ली को पहचाना ही नहीं। शायद ये हिप्नोसिस का इफ़ेक्ट था। वो ली से पूछती है कि जेंटलमैन आप कौन हो। ली अपना नाम बोलता है तो जिया बोलती है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। एक्सक्यूज़ मी, कि मैं अपने भाई को अपने फियांसे से मिलवाने के लिए ले जा रही हूँ। और वो उस लड़के के साथ वहाँ से चली जाती है। जब वो उसके साथ जा रही थी, कुछ दूर जाकर वो लड़का जिया को बाय कहकर चला जाता है, यानी कि वो लड़का झूठ बोल रहा था और जिया भी एक्टिंग कर रही थी। फिर डोंग पीछे से आता है और जिया से पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर हमें एक पास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि जब जिया और डोंग डॉक्टर के पास पहुँचे थे, डॉक्टर ने कहा था कि हिप्नोसिस स्टार्ट करने से पहले आपकी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ से बाहर जाना होगा। अब जैसे ही डोंग उठकर बाहर जाने लगा, जिया उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि भाई मुझे माफ़ करना, मैं ये सब नहीं करना चाहती। तो डोंग बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, हम इसे नहीं करेंगे। और यहाँ हमें पता लगता है कि जिया तो ली को भूली नहीं थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जिया चली जाती है। पीछे से ली डोंग के पास आकर कहता है कि तुम भाई बहन ये नाटक कर रहे हो ना। डोंग बोलता है कि कैसा नाटक, तुम जिया से दूर रहो। ली गुस्से में कह रहा था कि मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि तुम दोनों इतने अच्छा एक्टिंग भी कर लेते हो। यहाँ पर किसी की एंगेजमेंट नहीं होने वाली ना। और तुम्हारी बहन कहाँ गई। डोंग बोलता है उससे तुम्हें क्या मतलब, यहाँ पर एंगेजमेंट हो रही है। वो बात सही है कि जिया की एंगेजमेंट नहीं हो रही। ली बोलता है कि अभी तुम्हारी बहन अकेली यहाँ से चली गई, क्या तुम्हें उसकी ज़रा भी परवाह नहीं, वो एक लड़की है, इतनी रात को कहाँ जाएगी। तो डोंग बोलता है तुम्हें अब उसकी परवाह हो रही है, पहले तुम्हारी परवाह कहाँ गई थी जब उसने तुम्हें इतनी बार प्रपोज किया। उसकी फीलिंग्स का तुमने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। इतना कहकर डोंग यहाँ से चला गया था और ली भी काफ़ी टेंस था
कि ये सब क्या हो गया, कि ये उसकी गलती से हुआ है जो जिया की आज ये हालत है, क्या मैं उसका जिम्मेदार हूँ। तभी वहाँ पर जैंग आती है और ली से कह रही थी कि आप इतनी जल्दी ऑफिस से क्यों आ गए, बॉस आपको ढूंढ रहे थे, क्या आपको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है। ली बोलती है कि नहीं, तुम मेरे पर्सनल अफेयर्स में मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो जैंग कहती है कि अब पर्सनल जैसी क्या बात रह गई है, हम दोनों तो काफ़ी क्लोज है ना। ली उसे डांट कर कहता है कि जैंग अपनी हद में रहो, हम दोनों सिर्फ एक कलीग हैं। ये सुनकर जैंग को भी काफ़ी गुस्सा आया था। वहीं जिया को दिखाया जाता है जो अब एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी और अपने फ़ोन से ली की सारी फ़ोटोज़ एक एक करके डिलीट करती है। अनाउंसमेंट होती है कि फ़्लाइट का टाइम हो गया है। जिया अब खड़ी हुई और अपने फ़ोन से सिम निकालकर उसने डस्टबिन में डाल दी और कहती है कि ली, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यहाँ से मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। और थोड़े टाइम बाद हम जिया को एक कैफ़े में देखते हैं जहाँ उसकी फ्रेंड सुमी बन चुकी थी और वो एक वेटर का काम करती है। फिर वो अपने एक ऑर्डर के लिए जा ही रही थी, वहीं सामने से उसे जैंग नज़र आती है। जैंग जिया का मजाक बनाते हुए कह रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ओह तुमने अब वेटर का काम स्टार्ट कर दिया, ये तुम पर सूट भी करता है। जिया उसे इग्नोर करके बाहर चली जाती है। जैंग उसके पीछे पीछे जा ही रही थी कि सुमी उसे रोक कर कहती है कि मिसेस, आप अपना ऑर्डर मुझे लिखवा दीजिए, मेरी दोस्त को बुली मत कीजिए। फिर जब जिया अपने ऑर्डर को स्कूटी में रख रही थी तभी उसकी नज़र ली पर पड़ जाती है। वो उसे इग्नोर करके अपनी स्कूटी के पीछे छुपने की कोशिश करती हैं और ली की भी नज़र जिया पर के जाने के बाद जिया खुद से ही बात करते हुए कह रही थी कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं तुम्हें सामने से भी फेस कर सकती हूँ, मुझे ये पता लग गया। अब ली जब कैफ़े में गया वहाँ पर देखते हैं कि जैंग की बहस हो रही है उसी कैफ़े ऑनर से, और वहाँ पर कैफ़े ऑनर जैंग से कह रही थी कि तुम मेरी फ्रेंड जिया से दूर रहो, मुझे पता है कि तुम एक प्रोसिक्यूटर हो, पक्का तुम्हें उससे कोई काम होगा। अब जैसे ही उसने जिया का नाम लिया ली सुन लेता है और कैफ़े ओनर यानी कि सुमी से जाकर पूछता है कि क्या तुम जिया की बात कर रही हो। तो वो चेक करते हैं उन दोनों के आईडी कार्ड कि ये दोनों तो प्रोसिक्यूटर्स हैं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया जिया का नाम लेकर। और वो अपना मुंह बंद रखती है, लेकिन जैन यहाँ पर बात घुमाने के लिए कहती है कि जिया नाम की लड़कियाँ तो बहुत सारी होती है ना, तुम गलतफहमी में मत पड़ो। लेकिन ली बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, अगर वो सच में जिया भी होगी ना तो मुझे मैनिपुलेट कर ही दोगी। इसलिए वो उसे इग्नोर करके वहाँ से बाहर गया और हम देखते हैं कि वो रात भर वहीं था जब तक जिया वापस नहीं लौटी। जैसे ही जिया वापस आई उसने ली को देखा, वो हक्की बक्की रह गई कि यहाँ पर क्या कर रहा है। वो ली को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका बैग भी नीचे गिर गया था और ली ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें लेकर परेशान हो रहा था। जिया मनी मन सोचती है कि ये ली है, इससे मैं यही उम्मीद कर सकती थी कि ये पहली बात यही कहता। फिर ली उसे दोबारा बोलता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर जिया को फीलिंग्स आ जाती है ली के लिए, लेकिन वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और मुंह बनाकर कहती है कि थैंक्स। फिर वो अपने सामान को उठा रही थी, ली उसे फिर से बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जिया इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और फिर ली उसे पूछता है क्या तुम कल फ्री हो, मुझे तुमसे मिलना है। जिया बिना कुछ कहीं वहाँ से जा रही थी तो बोलती है कि तुम्हें मुझसे अब क्या काम है, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तो ली कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पहचान चुकी हो और इस बार मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। जिस पर जिया साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे कल बहुत ज़्यादा काम है और मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊँगी। और इतना कहकर यहाँ से चली गई थी। पीछे से ली ने डोंग को कॉल लगाया और बताया कि मुझे तुम्हारी बहन मिल चुकी है, वो मैजिक सिटी में है, तुम भी यहीं पहुँच जाओ। वहीं जिया जब घर गई उसे काफ़ी एंग्जाइटी हो रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा ओवरडोज ले लेती है और कहती है कि मुझे बहुत काम रहने की ज़रूरत है, मैं ये इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहती, मैंने बहुत मेहनत करी है इसे दूर रहने के लिए। अभी जिया को ली का गुड नाइट मैसेज आता है लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं करती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया कैफ़े की तरफ जा रही थी तो ली उसका हाथ पकड़कर फिर से रोकता है और कह रहा था कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें घर नहीं चाहिए जाना, सब तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, सब तुम्हें बहुत मिस भी कर रहे हैं। तो जिया बोलती है कि तुम मुझे किस पर्पज़ के लिए फॉलो कर रहे हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं इडियट नहीं हूँ कि बार बार एक ही गलती दोहराती रहूँ। और वो उसे अपने हाथ छुड़ा लेती है। अभी पीछे से डोंग भी आ जाता है और बोलता है क्या तुम्हें अपने भाई से भी बात नहीं करनी। जिया पीछे मुड़ती है और इमोशनल हो जाती है। उसका भाई उस पर हाथ उठाने लगा था लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया और तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हें लेकर कितनी टेंस्ड है। तो जिया सॉरी मांगती है। जब डोंग जिया को डांट रहा था तो ली नोटिस करता है कि मैं अपने आप को जिया का भाई कैसे बना सकता हूँ, मैंने तो जिया को लेकर कभी भाई जैसी फीलिंग ली ही नहीं, मैं तो बस उसे बोल रहा था
कि मैं उसका भाई हूँ, जबकि मुझे पता ही नहीं कि भाई कैसे रिएक्ट करता है। आज मैंने देखा कि सिबलिंग आपस में कैसे बात करते हैं और यहाँ उसे रियलाइज़ हो गया था कि वो जिया को लेकर कुछ और ही फील करता है और वो उसका भाई कभी भी नहीं बन सकता। फिर डोंग यहाँ पर लंच पर ले जा रहा था जिया को और वो ली को भी इनवाइट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को ही लंच पर देखते हैं, जहाँ पर ली जिया से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जिया मना करती नहीं ब्रदर, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ब्रदर सुनकर डोंग तो हैरान ही हो गया कि जिया तुमने पहले तो कभी इसे ब्रदर कहकर नहीं पुकारा। तो जिया बोलती है कि अब मैं अपनी गलतियाँ सुधार रही हूँ। डोंग उसे समझाने लगा ही था कि ली उसे रोक देता है कि कोई बात नहीं। अब जिया को वॉशरूम जाना था तो जैसे ही वो उठी उसका पर्स नीचे गिर गया और सारी मेडिसिन पर्स से बाहर आ गई। ये देखकर डोंग और ली हैरान थे कि ये कौन सी मेडिसिन ले रही है और वो उससे पूछते भी हैं, लेकिन जिया झूठ बोल देती है कि ये तो नॉर्मल कोल्ड की मेडिसिन हैं। अब ली और डोंग दोनों ही हैरान होकर खड़े होते हैं। डोंग तो जिया को डांट रहा था कि अगर कुछ बात है तो तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमें बता सकती हो। जिया बोलती है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ली भी उसे डांटने लग जाता है तो डोंग उन्हें प्राइवेसी के देकर बाहर चला गया था। ली फिर से जिया से कहता है कि तुम मुझे झूठ मत बोलो, सच बात क्या है मुझे बता दो। जिया बोलती है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ो। लेकिन वो बोलता है कि जब तक तुम मेरे जवाब नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन जिया फिर से गुस्सा करके उसका हाथ नीचे झटक देती है और ली उसके क्लोज आकर उसे किस कर देता है। जिया उसे पुश करती है पीछे की तरफ कि तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया है। ली कहता है कि मैंने कोई मजाक नहीं बनाया, मैं बहुत लेट हो गया इस चीज़ को समझने के लिए कि मैं तुम्हें लेकर क्या फील करता हूँ। जिया उसकी किसी बात का विश्वास नहीं कर रही थी और कहती है तुम मुझे प्यार नहीं करते, उसके बावजूद तुमने मुझे किस किया, ये इंसल्ट ही है। और इतना कहकर यहाँ से चली जाती हैं। जब वो बाहर जा रही थी ली उसके पीछे पीछे जाता है और उसे गोद में उठाकर उसकी स्कूटी पे बिठा देता है और कह रहा था कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही। जिया बोलती है कि ये तरीका है तुम्हारा माफ़ी मांगने का। फिर ली जिया को बताता है कि वो एक कोल्ड हार्टेड मैन है, उसे नहीं पता लगा कि फैमिली की तरफ कैसी फीलिंग्स होनी चाहिए और अपने पार्टनर की तरफ कैसी। क्या तुम मुझे एक मौका देना चाहती हो, क्या तुम मेरा वेट करोगी। जिया ये सुनकर हैरान हो गई थी कि ये ली क्या बोल रहा है और फिर अपने आप को दिल पे पत्थर रखकर मना कर देती हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकती, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी। वो उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती हैं, जिस पर ली नम रह गया था और बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे अवॉइड करना चाहती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अप्रोच करता रहूँगा। लेकिन जिया अब यहाँ से चली जाती है। रात के सीन देखते हैं जहाँ पर जिया ने काफ़ी ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर ली थी और वो कैफ़े में होती है। ली वहीं पहुँच जाता है। सुमी ली को ब्रदर इन लॉ कहकर पुकार रही थी और कहती है कि जिया थोड़ी भारी है, इसे ध्यान से ले जाना। अब ली जिया को अपने पीठ पर बिठा लेता है और वो घर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर नशे की हालत में जिया अपने दिल की सारी फीलिंग्स ली को बता देती है और ली भी जिया को बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। अब नेक्स्ट डे जब ली जिया से मिलने के लिए जा रहा था तो नोटिस करते हैं कि जिया नदी के बहुत ही करीब जाने लग रही है और उसे होश ही नहीं, वो तो अपने ख्वाबों में खोई हुई थी। ली उसके पास जाकर उसे अपनी तरफ खींचता है और कह रहा था कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, तुम अभी नदी में गिर जाती। जी ली के ऐसे बिहेवियर को देखकर काफ़ी शौक थी क्योंकि उसने इससे पहले इतनी केयर जिया की तरफ कभी नहीं दिखाई। फिर ली जिया के फेस पर हाथ रखकर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी जैंग वहाँ पर आ गई थी और बोलती है मिस्टर ली आप क्या कर रहे हैं, आपको बॉस ढूंढ रहे हैं और क्या आपको नहीं पता आज हमें मिस्टर युनवो का केस डिस्कस करना है। और फिर जिया को सुनाते हुए कह रही थी कि जिया तुम भी अपनी हद में रहो, क्या तुम्हें अपना स्टैंडर्ड नहीं पता और मिस्टर ली का स्टैंडर्ड। तो जिया हंसकर उसे रिप्लाई में कहती है कि तुम मुझे अपना स्टैंडर्ड बताओगी कि तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, तुम तो एक नंबर की ठग लड़की हो। क्या तुम्हें भूल गई कि तुमने मुझे फेक आईडी से फ़ोटोज़ भेजी थी ली की। यहाँ पर हमें क्लियर हो चुका था कि वो जैंग ही थी जिसने की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी थी ली और जिया के बीच में। अब ली जिया को अपने पास खींचता है और जैंग को कहता है कि तुम जिया से ज़रा तमीज़ से बात करो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब जैंग ये सुनने के बाद वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं और जिया ली को दूर करती हैं कि ली मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसी बात करते हुए नहीं देखा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और वो अपनी गालों को टच करके बोलती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो ली कह रहा था कि फाइनली तुमने इस बार मुझे रिजेक्ट नहीं किया। जिया बोलती है कि बात रिजेक्शन की नहीं है, क्या तुम क्लियर हो कि अब हम ब्रदर सिस्टर नहीं रहे और तुम मेरे को लेकर फीलिंग लेने लगे हो, और क्या तुम मेरे साथ सच में पूरी लाइफ बिताना चाहते हो। ली हंसकर रिप्लाई करते हैं कि हाँ
मैं यही चाहता हूँ। और क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? अब नेक्स्ट सीन में उन दोनों को डेट पर देखते हैं, जहाँ ली ने जिया का सारा पसंदीदा खाना मंगाया हुआ था। खाना खाने के बाद ली जब वॉशरूम में गया, पीछे से वेट्रेस बिल लेकर आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बिल नहीं होता, वो तो मैरिज एग्रीमेंट था। फिर पीछे से ली भी आ जाता है और जिया से कह रहा था कि तुम्हें याद होगा तुमने मुझे 33 मैरिज एग्रीमेंट्स दिए थे, मैंने एक एक कर कर उन सब पर साइन कर दिया है। जिया हैरान हाथ हुई बोलती है कि क्या तुम श्योर हो? ली बोलता है कि हाँ। तो जिया मजाक में बोल रही थी कि इससे तो काम नहीं बनेगा। तो ली उसे उसका ब्रेसलेट शो करते हुए कहता है कि इससे तो बन जाएगा ना। फिर जिया बोलती है कि ये ब्रेसलेट तुम मुझे एज अ ब्रदर दे रहे हो। ली बोलता है कि नहीं, इस बार मैं ये ब्रेसलेट अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा ये क्यूट सा ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।